Now, after cytokinesis, come to the next hormone, and that is ethylene. Ethylene is one of the very important and widely used hormone. It's a kind of gaseous hormone. इसकी डिस्कवरी भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में हुई। इथाइलिन को बेसिकली राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है, मतलब ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी से ही उसकी डिस्कवरी भी हुई है। ठीक है, सो जितने हमने हार्मोन्स की बात करी उसमें इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम गैसियस प्लांट हार्मोन कहेंगे। गैसियस हार्मोन है। रिगार्डिंग इस डिस्कवरी, अ साइंटिस्ट कॉल्ड नोन एज कजिन्स, यस इट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट कजिन, इन्होंने इथाइलिन की प्रेजेंस को सबसे पहले देखा। कैसे ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा कि जब उन्होंने ऑरेंज के साथ में अनराइप बनाना रखे, पके हुए ऑरेंज, राइपन ऑरेंज के साथ जब उन्होंने अनराइप बनाना रखे तो वो बनाना भी राइपन हो गए। मतलब ऑरेंज ने, उन्होंने देखा कि ऑरेंज ने कुछ चीज रिलीज करी, कुछ गैसियस मटेरियल, जिससे कि बनाना के अंदर भी राइपनिंग हो गई और वो भी पक गई। ठीक है, वहीं से इस गैसियस हार्मोन का पता चलता है। ठीक है, they discovered and confirmed that ripened oranges emitted a volatile substance. Ripened oranges emitted a volatile substance that brought about early ripening of unripe banana kept nearly. ठीक है, जो उनके साथ में अनराइप बनाना रखे थे उनकी भी उन्होंने जल्दी राइपनिंग कर दी। कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस उन्होंने रिलीज किया। ठीक है, लेटर ऑन दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। तो इस तरह से इथाइलिन की डिस्कवरी हुई फ्रूट राइपनिंग के दौरान। हम आज भी अक्सर देखते हैं कि हम कई बार प्लांट से अनराइप फ्रूट, कच्चे फ्रूट ही तोड़ लाते हैं और उनकी इथाइलिन की हेल्प से आजकल आर्टिफिशियल राइपनिंग कर देते हैं। इससे क्या है, राइपनिंग जल्दी भी हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है और कई बार यही प्रैक्टिसाइज किया जाता है। इसकी डिस्कवरी वही राइपनिंग वाले इस प्रोसेस से ही हुई। ठीक है, रिगार्डिंग इस बायोसिंथेसिस की, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, इट इज सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। नॉर्मली ये प्लांट के लगभग हर हिस्से में बन जाता है, जैसे रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर, फ्रूट, सीड, मैक्सिमम सारी जगहों पर। ठीक है, जहाँ जैसी जरूरत होती है ये सिंथेसाइज हो जाता है। द मैक्सिमम सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसका सबसे ज्यादा सिंथेसिस होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड द टिश्यू अंडरगोइंग सनेसेंस। ठीक है, सनेसेंस यानी कि एजिंग। हमें इथाइलिन का सबसे ज्यादा सिंथेसिस, वैसे सिंथेसिस प्लांट के लगभग सारे पार्ट्स में इसका सिंथेसिस हो सकता है, बट इसका सबसे ज्यादा सिंथेसिस फ्रूट की राइपनिंग के दौरान होता है, जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही है उस दौरान। ठीक है, और या फिर जब सनेसेंस हो रहा होता है। सनेसेंस जानते हैं, एजिंग प्रोसेस। प्लांट का कोई पार्ट जो काफी पुराना हो गया, धीरे धीरे उसमें एजिंग होती है और अल्टीमेटली फिर वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, तो सनेसेंस के दौरान, क्योंकि ये सनेसेंस को भी प्रमोट करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में ये राइपनिंग का भी काम करता है। रिगार्डिंग द प्रिकर्सर, इसका सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसका प्रिकर्सर है मिथियोनिन। प्लांट में ये मिथियोनिन से इसका सिंथेसिस शुरू होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये प्लांट में सेल टू सेल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये तो इथाइलिन की जनरल बातें हुई। एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन की मैं आपको बात बताऊं, हमने शुरू में ही प्लांट के सारे हार्मोन्स को दो ग्रुप में बांटा था, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। इथाइलिन जो है ना तो पूरी तरह से प्रमोटर में आता है ना इनिबिटर में आता है, ये बीच में, मतलब ये दोनों में रखा जा सकता है। वैसे इसके ज्यादातर रोल इनिबिटर वाले हैं, लेकिन फिर भी ये प्रमोटर का भी कुछ काम करता है, कुछ इनिबिटर का भी, दोनों ग्रुप में रखा जा सकता है। ठीक है, नाउ इथाइलिन के हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पर आते हैं कि इथाइलिन क्या क्या इफेक्ट शो करता है। वैसे आप देखिएगा इथाइलिन के बहुत सारे इफेक्ट देखे गए हैं, छोटे छोटे अलग अलग प्लांट्स में इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। कुछ मेजर इफेक्ट हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आती है फ्रूट राइपनिंग, तो इसी से इसकी डिस्कवरी हुई। इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, सो इथाइलिन इज अ राइपनिंग एजेंट, ये राइपनिंग हार्मोन भी होता है एंड इट इन्वॉल्व्स इन द राइपनिंग ऑफ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ये फ्रूट्स किस तरह के हैं जरा इसको समझे। क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होता है, ये आपको रेस्पिरेशन में भी ये टर्म मिलेगी सुनने को। क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होता है बेसिकली ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जब इनकी राइपनिंग हो रही होती है तो इस दौरान इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है, एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत होती है, तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है और इसी को रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक कहते हैं। तो ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जिनमें राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है। ये इसी तरह के फ्लैशी फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन का रोल रहता है। द क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर फ्लैशी फ्रूट्स which shows sudden sharp rise in rate of respiration at the time of ripening, जिनमें शार्प रेस्पिरेशन की रेट इंक्रीज होती है राइपनिंग के दौरान।
This sudden sharp rise in the rate of respiration is also called respiratory climactic. रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी कहते हैं और इसीलिए इनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी कहा जाता है। तो मतलब जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, देखो राइपनिंग वही तो होती है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें फ्रूट वॉल ड्राई है, पेरिकार्प, तो उनमें क्या राइपनिंग होनी? राइपनिंग हमेशा फ्लैशी फ्रूट्स में होती है और इन फ्लैशी फ्रूट्स में राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन एकदम से बढ़ जाता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक भी कहते हैं और इसीलिए इनको क्लाइमेट्रिक फ्रूट भी कहते हैं। इस तरह के फ्लैशी फ्रूट्स की राइपनिंग में इथाइलिन का बहुत बड़ा रोल है। फ्रूट राइपनिंग के टाइम ये सबसे ज्यादा बनता भी है फ्रूट में, प्लांट में, ठीक है। और हम इसको अब आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हैं। तो इसको राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। ये इसका मेन प्राइमरी रोल रहता है, जिसकी वजह से ये डिस्कवर भी हुआ। कुछ और इंपॉर्टेंट रोल में नेक्स्ट आता है ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम। ये भी बड़ा यूनिक चीज है। इथाइलिन का सीडलिंग जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो उसके सीडलिंग में स्टेम पर 3 रेस्पॉन्स एक साथ दिखते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल रेस्पॉन्स के नाम से पूछा जाता है कि विच हार्मोन शोज ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम? इथाइलिन। अब ये ट्रिपल रेस्पॉन्स में क्या क्या है? 3 इफेक्ट है देखो इसके अंदर। इथाइलिन स्टिमुलेट सबसे पहले तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, ठीक है। इसमें सीडलिंग का ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एपिकल हुक इन डाइकोट सीडलिंग्स, और टिप पर एपिकल बढ़ जाते हैं वहां एक एपिकल हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। और तीसरी चीज, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, यानी कि स्टेम की स्वेलिंग, ठीक है। स्टेम लुक्स थोड़ा सा स्वेलन लुक लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीडलिंग में, स्टेम में इसके 3 रेस्पॉन्स दिखे। एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन थिकनेस मीन स्वेलिंग ऑफ स्टेम। इन तीनों रेस्पॉन्स को हम एक साथ ट्रिपल रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, समझ में आई बात, एपिकल हुक फॉर्मेशन एज वेल एज स्वेलिंग ऑफ द स्टेम एक्सिस, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। और ये इथाइलिन का इफेक्ट है, ट्रिपल रेस्पॉन्स, बड़ा फेमस इसका इफेक्ट है। और एक राइपनिंग 2 मेजर इफेक्ट हुए। और देखें अगले इफेक्ट में नेक्स्ट आता है सनेसेंस एंड एब्सिशन। इथाइलिन जो ये जो काम कर रहा है सनेसेंस एब्सिशन का, ये बिल्कुल ग्रोथ इनहिबिटर की तरह है। सनेसेंस का मतलब ये एजिंग इंक्रीज करते हैं और फिर फाइनली प्लांट पार्ट का फॉल यानी कि एब्सिशन भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। सनेसेंस, इट प्रमोट सनेसेंस और एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड दैट लीफ senescence इज लार्जली कॉज्ड बाय इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से लीफ में सनेसेंस एजिंग आने लगती है। जब लीफ पुरानी हो जाती है उनमें सनेसेंस बढ़ता है, इसमें इथाइलिन का बड़ा रोल है। और भी रोल है, एक और आएगा भी एब्सिसिक एसिड ए भी है, उसका भी है, ठीक है। एंड एब्सिशन, इथाइलिन एक्सीलरेट एब्सिशन दैट इज शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है। लीफ, फ्लावर, फ्रूट का प्लांट से गिरना, ड्रॉपिंग, इसको भी स्टिमुलेट करता है। वैसे भी जैसे फ्लावर में राइपनिंग तो एनहांस कर ही रहा है, राइपनिंग करने के बाद प्लांट को, फ्रूट को प्लांट से गिरा देते हैं, मिस एब्सिशन भी करता है। तो सनेसेंस एंड एब्सिशन, ये इनका तीसरा इफेक्ट है। ये ग्रोथ इनहिबिटरी इफेक्ट कहा जाता है जो इथाइलिन के थ्रू होता है। इसके अलावा एक और चीज, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। इथाइलिन जो है डोरमेंसी ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। सीड डोरमेंसी जो होती है, हमारा सीड कई बार डोरमेंट रहते हैं, उसको ब्रेक किया जा सकता है। इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बर्ड्स and initiate germination of seed such as peanut seeds. पीनट्स का जैसे एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, पीनट्स और ऐसे कुछ प्लांट्स के अंदर सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करके उसमें जर्मिनेशन स्टिमुलेट करता है। अब ये जो चीज है ये इसका ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में आ गई, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेज स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। ये पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग भी एनहांस करता है। ये जो मैं सेलेक्टिवली जो एग्जांपल जैसे पीनट्स, पोटैटो ट्यूबर, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, इसलिए क्या ये याद भी रखनी है। जो इफेक्ट आपको एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिए वो तो मैं ध्यान रखना ही, ठीक है। तो ये डोरमेंसी भी ब्रेक करता है। उसके बाद में इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ये एक और बड़ा ही यूजफुल और बड़ा ही स्पेसिफिक इसका इफेक्ट है। आप देखिए राइस प्लांट, जो राइस की जब एग्रीकल्चर होता है तो चावल के खेत में पानी बिल्कुल भरा रहता है अराउंड 30-45 डेज तक मतलब 1-2 महीने तक पानी भरा रहता है। और राइस की जो सीडलिंग्स होते हैं उनको फिर इसमें ग्रो किया जाता है। आप देखेंगे कई बार आपको ये टीवी वगैरह पे भी देखने को मिलता है, राइस का प्लांटेशन इसी तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए राइस के अंदर क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है, एक तरह की वाटर लॉक्ड कंडीशन है। अब पानी के अंदर तो जो छोटा सा सीडलिंग अगर ऐसे तो पानी में डूब के खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ इथाइलिन क्या करता है, स्टेम का इलोंगेशन, इंटरनोड और स्टेम का इलोंगेशन करता है। और इस इलोंगेशन से क्या रहता है कि राइस जो है उस भरे हुए पानी से उस राइस सीडलिंग थोड़ा बाहर की ओर निकल आता है और ये बाहर रहेगा तो सर्वाइव भी कर जाता है।
तो ये क्या कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो थोड़ा पानी ज़्यादा होता है और जो पानी के अंदर रह जाते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करता है, और एक तरह से सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो गया। ठीक है, बोथ स्टेम एंड पीटियोल, यहाँ पर देखिए स्टेम और लीफ का जो पीटियोल है, इलोंगेशन इन सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन। ठीक है, जो एक्वेटिक है, जो पानी के अंदर है पार्शियली और फुल्ली, उनमें ये स्टेम और पीटियोल का इलोंगेशन करता है। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ राइस सीडलिंग्स remain out of water due to ethylene, where it induces rapid growth of internode and leaf bases। ये इंटरनोड और लीफ बेसिस का रैपिड ग्रोथ करता है इथाइलिन, जिससे कि जो राइस का जो सीडलिंग है उसकी लीफ जो है पानी के बाहर आ जाती हैं, सीडलिंग भी थोड़ा सा एनहांस लंबा हो जाता है, तो ये वाटर से बाहर निकाल देता है इसको, जिससे कि इसका सर्वाइवल चांस बढ़ जाता है। तो ये एक और बड़ा ही यूनिक इसका फीचर है, ये इथाइलिन इसको प्रमोट करता है। वैसे आप देखिए स्टेम इलोंगेशन का मेन काम हम जिब्रेलिन का मानते हैं, लेकिन ये काम इथाइलिन कर रहा है। ठीक है, तो इथाइलिन के देखिए अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं, कहीं इनहिबिटरी टाइप के इफेक्ट है तो कहीं प्रमोटिंग टाइप के इफेक्ट है, लेकिन वर्सेटाइल है, बहुत तरह तरह के इसके इफेक्ट दिखेंगे। और भी छोटे छोटे इफेक्ट हैं जो मैं एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, रूट एंड रूट हेयर्स ये रूट और रूट हेयर के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, इंड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग। ये एडवेंटिशियस रूट, जैसे स्टेम कटिंग पर, वैसे तो ऑक्सिन भी यही काम करता है, तो स्टेम कटिंग होती है जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज करते हैं, ये उन कटिंग्स पर एडवेंटिशियस रूट एनहांस करता है, रूट रूट हेयर ये इथाइलिन। ठीक है, इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स एंड ग्रोथ ऑफ रूट हेयर्स सो एज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो ये रूट हेयर भी इंक्रीज करता है, लेटरल रूट भी इंक्रीज करता है, कुल मिलाकर रूट पर इनका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, और ये रूट डेवलपमेंट, रूट एनहांसमेंट का काम करेगा, रूट एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट, स्टेम कटिंग पर रूट का डेवलपमेंट, लेटरल रूट का डेवलपमेंट, रूट हेयर्स का डेवलपमेंट। तो रूट से रिलेटेड पूरे पार्ट में ये इनहिबिटरी नहीं है बल्कि ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये एनहांस कर रहा है उनकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स के अंदर देखा गया है कि ये फ्लावरिंग भी एनहांस करते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटअप्स आर सिंक्रोनाइज्ड बाय इथाइलिन इन पाइनएप्पल, स्पेशली ये इफेक्ट पाइनएप्पल के अंदर देखा गया है, और पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग को सिंक्रोनाइज करते हैं और एनहांस करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इनिशिएट फ्लावरिंग इन मैंगो, तो ये फ्लावरिंग इंक्रीज कर रहे हैं और इसके साथ साथ फ्रूट भी इंक्रीज होगा। पाइनएप्पल और मैंगो का स्पेसिफिकली नाम याद रखिएगा, सेलेक्टिव एग्जांपल्स हैं जो फ्लावरिंग एनहांस कर रहा है इथाइलिन वहां पर। उसके बाद है सेक्स एक्सप्रेशन, ये एक और बड़ा यूनिक चीज है कुकुम्बर के अंदर, हमें ये स्पेशली इंडिया एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है कि कुकुम्बर में इथाइलिन फीमेल फ्लावर को एनहांस करता है। तो अच्छा, फीमेल फ्लावर बढ़ने का फायदा भी है क्योंकि अल्टीमेटली फ्रूट जो बनता है वो फीमेल फ्लावर भी बनता है। जहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है वहाँ तो ठीक है एक ही फ्लावर है, लेकिन जहाँ मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर हैं उनमें फ्रूट हमेशा फीमेल फ्लावर से बनता है, मेल फ्लावर से नहीं, फ्रूट सीड से वही बनेंगे। तो ये जो है सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, इथाइलिन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन सर्टेन प्लांट्स लाइक कुकुम्बर। कुकुम्बर में ये फीमेल फ्लावर इंक्रीज करता है, सेक्स एक्सप्रेशन में फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन को एनहांस करता है। तो और छोटे छोटे कुछ इफेक्ट हैं, जैसे एक ईपीनेस्टी होता है। ईपीनेस्टी का मतलब क्या है, लीफ वगैरह में ड्रॉपिंग इफेक्ट, जैसे हमने नेस्टिक मूवमेंट होता है ना, लीफ कई बार ड्रॉप हो जाती है, जैसे हमने छुई मुई का प्लांट देखा होगा जो टच मी नॉट प्लांट होता है माइमोसा प्यूडी का, तो वो भी एक नेस्टिक मूवमेंट शो करता है इसी तरह का है कि ये थोड़ी देर के लिए लीफ ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप मतलब गिरती नहीं है बट ऐसे ही थोड़ा सा मुरझा सी जाती हैं और वापस सही भी हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्सपोजर टू इथाइलिन कॉजेज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर और लीव्स जो हैं आपको थोड़ा मुरझाए हुए से लग सकते हैं, इसकी वजह से इथाइलिन की वजह से ये इपीनेस्टिक इफेक्ट होता है जो कुछ देर के लिए रहता है, फिर वापस ये नॉर्मल भी हो जाते हैं। ऐसे ही एपोजियोट्रोपिज्म, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। एपोजियोट्रोपिज्म जो जियोट्रोपिज्म का रिवर्स है, जियोट्रोपिज्म होता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रोथ करना, जो कि रूट करती है पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है और स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है। और ये जो है ये एपोजियोट्रोपिक मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ जो सेंसिटिविटी रहती है, ग्रोथ होती है, उसको थोड़ा कम करता है ये। ठीक है, इथाइलिन डिक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ रूट्स टू ग्रेविटी। ठीक है, रूट्स की ग्रेविटी के लिए जो अलोंग सेंसिटिविटी होती है, इसलिए वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होता है, उसको थोड़ा ये डिक्रीज करता देखा गया है। सो आप देखिए अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं, फ्रूट राइपनिंग, ट्रिपल रेस्पॉन्स, एब्सिशन, सनेसेंस, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, और भी कई तरह के रूट डेवलपमेंट,
और ये इपिनेस्टी, मतलब कहीं इनहिबिटरी इफेक्ट है तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, दोनों तरह के इफेक्ट हैं। तो इथाइलिन के ये सारे इफेक्ट्स आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। स्टेम इलोंगेशन भी दिख रहा है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, सेनेसेंस, एब्सिशन, इससे पहले ट्रिपल रेस्पॉन्स, राइपनिंग। तो ये जितने भी फ्रूट के इफेक्ट हैं ये इथाइलिन के ध्यान रखिएगा। इथाइलिन के बड़े वर्सेटाइल इफेक्ट होते हैं और इसीलिए इथाइलिन का अगर मैं अलग से एप्लीकेशन भी बताऊं कि आज हम आर्टिफिशियली इसको कैसा और कितना यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो हार्मोन यूज होता है वो इथाइलिन होता है। ठीक है, इट रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है, विच आर डिस्कस अर्लियर। ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्कस करता है, सॉरी रेगुलेट करता है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात है इथाइलिन को हम अब एग्रीकल्चर में यूज कैसे करते हैं, तो गैसियस हार्मोन है तो कोई ऐसे गैस के फॉर्म में छिड़का नहीं जाता है। यहाँ एक कंपाउंड आता है इथेफॉन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन। ठीक है, द यूज ऑफ इथाइलिन आर एज फॉलो, ये तो यूज दे रखे हैं। इथेफॉन कंपाउंड होता है और इथेफॉन क्या करता है, फिर स्लोली स्लोली इथाइलिन गैस एमिट करता है, तो गैसेस फॉर्म में है, इसलिए इथेफॉन कंपाउंड यूज किया था और ये इथाइलिन एमिट करता है। और सबसे ज्यादा इसका अगर मैं यूज करूं तो आर्टिफिशियली ये राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है, जितने फ्रूट मर्चेंट होते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मर्स हैं, ये लोग कई बार इसको यूज करते हैं फ्रूट राइपनिंग में। इथेफॉन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग, ये मेन मेड राइपनिंग होती है, कच्चे फ्रूट तोड़ लिए जाते हैं और फिर आर्टिफिशियली राइपन किए जाते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल राइपनिंग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, इससे फ्रूट जल्दी मिल जाता है हमें। अब प्लांट पर ही लगा हुआ फ्रूट जो पकता है उसमें टाइम लगता है, और एक आप कच्चा फ्रूट थ्रो कर आर्टिफिशियली राइपनिंग कराओगे तो जल्दी हो जाएगा। हालांकि जो प्लांट पर ही लगा हुआ फ्रूट, वहाँ जो राइपनिंग होती है उस फ्रूट का टेस्ट अलग होता है, और आर्टिफिशियल राइपनिंग वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनका टेस्ट थोड़ा उससे कम रहेगा। लेकिन ठीक है, फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाती है इसलिए किया भी जाता है ये। ठीक है, इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है इथेफॉन का, विच इज रेडियली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली। इथेफॉन जो होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन प्लांट को दिया जाता है, प्लांट में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये स्लोली इथाइलिन रिलीज करता है। ठीक है, इथेफॉन हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज और हैस्टन द फ्रूट राइपनिंग, मतलब राइपनिंग को ये इंक्रीज कर ही रहा है। ठीक है, फ्रूट्स सच एज टोमेटोज, एप्पल, बनाना, मैंगो एटसेट्रा आर पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड टू गो डाउन बिफोर राइपनिंग। ये जितने भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट टोमेटो, एप्पल, बनाना, ये सब कच्चे ही तोड़ लिए जाते हैं और इनको जहाँ इनका गोडाउन है, जहाँ स्टोर किया जाता है, वहाँ पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ फिर इथाइलिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहाँ इसकी राइपनिंग आर्टिफिशियली की जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल राइपनिंग इथेफॉन के थ्रू होती है। तो इथाइलिन का जो सबसे बड़ा एक जो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में, वो है राइपनिंग में, कच्चे फ्रूट तोड़ करके राइपनिंग आर्टिफिशियली की जाती है। ठीक है, और कुछ इफेक्ट और कुछ एप्लीकेशन अगर देखें तो एक आता है एब्सिशन एंड थिनिंग। हमने क्या कहा, इथाइलिन जो है सेनेसेंस और एब्सिशन एनहांस करता है, तो इसका भी यूज करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लग जाते हैं और बहुत सारे फ्रूट भी बनने लगते हैं, तो हमें लगता है कि तो बड़ा बेनिफिशियल है। वैसे ज़्यादा फ्रूट बनना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट सोचा क्या होता है, अगर ज़्यादा फ्रूट बनेंगे तो क्या होता है कि हर फ्रूट की जो हेल्थ होती है, जो साइज शेप है, वो थोड़ी सी कम होती है। अगर प्लांट पे थोड़ा कम फ्रूट बनेंगे तो फ्रूट बड़े बड़े और हेल्दी बनेंगे, क्योंकि क्या होता है प्लांट का जो रिजर्व फूड और जो एनर्जी जो भी कहें रिसोर्सेज जो प्लांट के हैं, ज़्यादा फ्रूट होंगे तो ज़्यादा फ्रूट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना एनिमल्स के, जैसे आप देखिए डॉग जो होता है एक साथ बहुत सारे पपीज को बर्थ देता है, तो अब जब ज़्यादा पपीज होते हैं तो हर पपीज की हेल्थ जो है बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन मान लो किसी ने एक ही पपी को या दो पपीज को ही बर्थ दिया हो तो आप देखो बड़े हेल्दी होते हैं और उनको नरिशमेंट ज़्यादा मिलता है। एक्चुअली नरिशमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं। ठीक है, एक टर्म दी जाती है यहाँ पर थिनिंग। थिनिंग का मतलब यही है कि कई बार प्लांट पर हम कुछ फ्लावर या फ्रूट का नंबर डिक्रीज करते हैं जानबूझकर, ताकि जो बचे हुए फ्लावर फ्रूट हैं वो थोड़े अच्छे और बड़े प्राप्त हों। तो इसलिए कुछ फ्लावर्स का, कुछ फ्रूट्स का हम एब्सिशन करवा देते हैं ताकि रिमेनिंग जो है वो अच्छी साइज के मिले। ये एक्चुअली यूज किया जाता है कई बार एब्सिशन एंड थिनिंग। इट इज यूज टू accelerate or increase the abscission of flower and fruit and also the thinning of fruits। ये thinning of fruits को accelerate करते हैं। ठीक है, यहाँ पर thinning of fruit का मतलब यही है
कि यहाँ पर ड्रॉपिंग ऑफ सम एडिशनल फ्रूट्स, तो कुछ एडिशनल फ्रूट्स को गिरा दिया जाता है। कॉटन में चेरी, वॉलनट, इनमें किया जाता है। थिनिंग का मतलब यही है कि कुछ एडिशनल फ्रूट्स को हटा देते हैं ताकि रिमेनिंग फ्रूट्स की हेल्थ अच्छी हो सके और हमें लार्ज साइज के फ्रूट मिल सके। तो ये कभी कभी यूजफुल होता है और ये अप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियल। इसको थिनिंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। थिनिंग का मतलब समझिएगा, थिनिंग का मतलब ये नहीं कि फ्रूट को थिन कर रहे हैं। थिनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब होता है फ्रूट के नंबर, फ्लावर के नंबर प्लांट पर थोड़े कम कर रहे हैं, जिससे रिमेनिंग फ्रूट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे और हेल्दी बन सके। आगे बात समझ में। देन नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट के नंबर में इंक्रीज। ये तो एक कुकुम्बर वाला एग्जांपल है। कुकुम्बर में जब फीमेल फ्लावर इथाइलिन से इंक्रीज होते हैं, और फीमेल फ्लावर क्योंकि फ्रूट भी बनाते हैं तो फ्रूट के भी नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन इन कुकुम्बर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर एंड देयरबाय इंक्रीजेस देयर यील्ड, तो फ्रूट की यील्ड भी बढ़ जाएगी। ये सब एप्लीकेशन है। देखिए जो पहले बताए थे वो नेचुरल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, उसका अब हम यूज क्या कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है कि हमने राइपनिंग में यूज किया, हमने थिनिंग ऑफ फ्रूट्स किया, हमने कुकुम्बर के अंदर नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर बढ़ा करके फ्रूट्स बढ़ाए वहां पर। तो डिपेंडिंग ऑन फ्लावर, डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स, इथाइलिन का वर्सेटाइल वेरिएबल यूज है। स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन, हम जानते हैं कि जर्मिनेशन एनहांस कर रहा है स्प्राउटिंग वगैरह में। द स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन सच एज राइजोम्स, ट्यूबर्स कैन बी एनहांस्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू इथाइलिन। इथाइलिन से इनको भी हम एनहांस कर सकते हैं। तो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से ही बनते हैं एप्लीकेशन, कि एक हार्मोन के जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं उसी से फिर हम अपने काम की चीजें जो है आर्टिफिशियली करवा लेते हैं। ठीक है, अब फ्रूट राइपनिंग इसका फिजियोलॉजिकल नेचुरल इफेक्ट भी है और हम इसको यूज भी कर रहे हैं राइपनिंग में, तो एप्लीकेशन भी है। ठीक है, लेकिन आपने देखा इथाइलिन के अंदर कितने सारे अलग अलग तरह के यूजेस हैं। इनके सारे यूजेस को आप ढंग से एक चार्ट और बना लीजिए भले एक पेज पर, और थोड़ा रिपीटेटिवली रिवाइज कीजिएगा। कुछ इफेक्ट इसके बहुत स्पेसिफिक हैं जो किसी दूसरे हार्मोन के नहीं है, चाहे वो फ्रूट की राइपनिंग हो, चाहे ट्रिपल रेस्पॉन्स हो। बाकी चीजों में क्या कई दूसरे हार्मोन भी काम आते हैं। ठीक है, और इनका भी रोल रहता है। तो ये एक इथाइलिन एक गैसियस वाइडली यूज्ड हार्मोन रहा। अगर मैं इसकी सारी चीजों को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं तो इस तरह से रहेगा। इथाइलिन की जो अकरेंस है कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जो सनेसेंस जिन टिश्यूज में हो रहा है तो वहां होता है, और राइपनिंग फ्रूट में, जो फ्रूट की राइपनिंग के दौरान ही सबसे ज्यादा बनता है या फिर सेनेसेंस के दौरान। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो फंक्शंस बताए गए हैं कि ये ट्रांसवर्स ग्रोथ करता है, वही ट्रिपल रेस्पॉन्स, ये पूरा का पूरा ट्रिपल रेस्पॉन्स है। सनेसेंस एब्सेशन को एनहांस करता है, फ्रूट की राइपनिंग करता है, डोरमेंसी ब्रेक करता है, एक्वेटिक फॉर्म्स में इलोंगेशन है, ये राइस का एग्जांपल था इसके अंदर। ठीक है, रूट और रूट हेयर का इनिशिएशन, फ्लावरिंग इंक्रीज करता है जिसमें पाइनएप्पल और मैंगो का एग्जांपल था। और कुकुम्बर के अंदर सेक्स एक्सप्रेशन, मतलब ये फीमेल फ्लावर इंक्रीज करता है कुकुम्बर में। ये कुछ मेन इसके इफेक्ट हमने एक समराइज्ड वे में बताया। और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन भी जो आते हैं हार्मोन के डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं, इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, तो अपने को याद भी रखने पड़ेंगे। इसी से इनके यूजेस हैं। अब यूजेस क्या है कि हम इसके राइपनिंग, आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज कर सकते हैं, एब्सेशन एंड थिनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है, फ्रूट के नंबर बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर ये कुकुम्बर वाला केस है उसी में, और स्प्राउटिंग वगैरह में ये जब इधर डोरमेंसी ब्रेक करता है, तो डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है तो हम इसको स्प्राउटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे इफेक्ट हैं ये इथाइलिन के अपने इफेक्ट हैं। अच्छी तरह से इनकी लिस्ट बना करके समझ लें एक बार, और फिर उसको थोड़ा सा याद भी रखें। तो ये एक ऐसा हार्मोन था जो काफी ज्यादा यूज होता है, एज ए प्रमोटर भी काम आ रहा है, एज ए इनहिबिटर भी काम आ रहा है, दोनों तरह के ग्रुप में जा सकता है ये। ठीक है ना, इथाइलिन के बाद में प्लांट हार्मोन में हम आखिरी में आते हैं, सबसे लास्ट एंड द फिफ्थ हार्मोन, एंड दैट इज एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड इज बीइंग नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर। इसके ज्यादातर जो इफेक्ट हैं एक तरह के नेगेटिव रोल में रहते हैं, और ऐसा नहीं कि नेगेटिव रोल वाला कि हमेशा हार्मफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह हार्मफुल हो ही सही, ये भी कई बार काम आता है, कई सारे कामों में इसका भी यूज है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इट इज माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन विच फंक्शंस एज जनरल ग्रोथ इनहिबिटर। ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह फंक्शन करता है। अच्छा, इसका जो डिस्कवरी है अलग अलग तरह से हुई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट्स के अंदर इसको अलग अलग नामों से डिस्कवर किया था, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। बाद में देखा गया कि ये जो भी है सब एक ही चीज है और इसका एक कॉमन नाम दिया गया।
ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग मिड 1960s 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors। 3 अलग अलग तरह के इनिबिटर हार्मोन अलग अलग रिसर्चर्स ने सेपरेट किए। एक था इनिबिटर बीटा या बीटा इनिबिटर कहते हैं, दूसरा एब्सिसिन सेकेंड, ठीक है, ये ग्रोथ इनिबिटर के फॉर्म में डिस्कवर हुआ, ये एब्सिशन के काम की वजह से डिस्कवर हुआ, और एक डोर्मेंसी बढ़ाने के लिए डोर्मिन आया। तो देखो अलग अलग लोगों ने, अब नाम याद, साइंटिस्ट के नाम का इतना बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के 3 केमिकल हार्मोन जो इनिबिटर हार्मोन थे वो सेपरेट किए। एक में देखा गया कि ग्रोथ इनिबिटरी है तो इसको इनिबिटर बीटा इनिबिटर कहा गया। एक जो है इस एक फंक्शन देखा गया कि डोर्मेंसी एनहांस करा तो डोर्मिन नाम दे दी गया, एक में एब्सिशन एनहांस करा तो एब्सिसिन नाम दे दिया। फिर देखा गया कि तीनों जो अलग अलग नाम दिए हैं इनका केमिकल नेचर मोर और लेस एक जैसा है, तो इन सबको मिलाकर फिर एक कॉमन नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड ABA, ठीक है। लेटर ऑन द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, ये तीनों केमिकली आइडेंटिकल मिले, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन द नेम एब्सिसिक एसिड वाज गिवन, इसलिए फिर तीनों का कंबाइंड नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड। मतलब एब्सिसिक एसिड को 3 अलग अलग तरह से डिस्कवर किया गया था, इनहिबिटर बीटा, एब्सिसिन सेकेंड एंड डोर्मिन। बाद में इन सबको मिलाकर एब्सिसिक एसिड कर दिया गया, ठीक है। एब्सिसिक एसिड की अकरेंस की जहाँ तक बात है तो ये डोर्मेंट बड और सीड में आपको सबसे ज़्यादा मिल सकता है। इसका प्रिकर्सर जिससे कि इसका सिंथेसिस होता है या तो वायोला ज़ैंथिन या ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से ही बन सकता है, वायोला ज़ैंथिन से भी बन सकता है। सिंथेसिस इसका प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इन एनी पार्ट वेयरएवर इट इज रिक्वायर्ड, जहाँ जरूरत होती है वहाँ बना देते, इसलिए इसका कभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन तो तब है ना कि बनना कहीं और रहा है, यूज कहीं और जाके हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ तो जहाँ जरूरत है हर प्लांट में बढ़ जाता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। ये तो जनरल बातें हो गई एब्सिसिक एसिड और उसकी डिस्कवरी की। अब इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर आते हैं, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है ज़्यादातर आप देखेंगे नेगेटिव फंक्शन है, और सबसे पहले तो आता है इसमें सेनेसेंस, एब्सिशन और डोर्मेंसी, इनको बढ़ाता है। मतलब ये एजिंग इंक्रीज करता है, प्लांट पार्ट को टूटने में मतलब एब्सिशन में हेल्प करेगा, और साथ साथ में डोर्मेंसी भी बढ़ाता है। ये चीज़ें कई बार यूजफुल भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बेकार ही हैं, ठीक है। ABA एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट को ये एनहांस करता है, एब्सिशन एनहांस करेगा। डोर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ABA एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर एंड इंड्यूसेस डोर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। As ABA induces dormancy, it is also called dormin, इसीलिए तो हमने इसको डोर्मिन नाम दिया। ये डोर्मेंसी बढ़ाता है। The birds as well as seeds sprouts only when the ABA is overcome। अब देखिए जो सीड और बर्ड्स हैं जिनके अंदर भी जब सीड बनता है, बर्ड्स होती है, तो इनमें ABA का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और इसलिए सीड जर्मिनेट नहीं होता, वो डोर्मेंट रहता है। अब हम कहेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल फ़ायदा है। सीड बना और अगर मान लो सीड तुरंत ही जर्मिनेट हो जाए, पता चला कि कंडीशन अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, और जर्मिनेट अगर हो भी गया तो वो मर जाएगा प्लांट। तो प्लांट या सीड अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करें और जब फेवरेबल कंडीशन आए तब जर्मिनेट करें, इसके लिए इसके जिस जर्मिनेशन को रोकना जरूरी है। तो सीड डोर्मेंसी इसलिए जरूरी हो जाती है और ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। बाद में जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो फिर जिब्रेलिन जो होता है वो इंक्रीज होता है और जिब्रेलिन इसको इफेक्ट को ओवरकम करता है और तब जर्मिनेशन होता है। मतलब ABA और जिब्रेलिन इस काम में एंटागोनिस्टिक है, जिब्रेलिन का उल्टा काम है। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है तो एब्सिशन उसको इनएक्टिवेट करता है, डिक्रीज करता है, डोर्मेंसी बढ़ाता है। लेकिन डोर्मेंसी बढ़ाना कई बार फायदेमंद भी है, एकदम हर बार जरूरी नहीं कि सीड बना और तुरंत जर्मिनेट कर दें, कंडीशन ही अच्छी नहीं हुई तो बेकार हो जाएगा। इसलिए वो अनफेवरेबल स्ट्रेसफुल कंडीशंस को पास करने के लिए डोर्मेंट रहना भी जरूरी है। कई बार होता है ना कि जब कंडीशन ठीक नहीं हो तो चुप रहना ज़्यादा बढ़िया होता है, हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, और जब सही वक्त आए तब बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहिए, वही चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन से अपोजिट रहता है, डोर्मेंसी एनहांस करता है, एब्सिशन भी एनहांस करता है, और मेटाबॉलिज्म ABA जो है ये मेटाबॉलिज्म ग्रोथ को थोड़ा सा इनएक्टिवेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस जो है और क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सब को ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि ये ग्रोथ को मतलब एक तरह से इनहिबिटर है, प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ
कि senescence ऑफ लीफ इज स्टिमुलेटेड, ये एजिंग बढ़ाता है। मैंने कहा ना कि एब्सेशन सनेशंस इन दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। इस मामले में इथाइलिन और एबीए सेम काम करते हैं, दोनों का एक जैसा इफेक्ट है। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये जो हैं ये एब्सेशन और सनेसेंस को डिक्रीज करते हैं, ये बढ़ाते हैं, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के काम में। जर्मिनेशन के मामले में जिब्रेलिन और एबीए अपोजिट हैं, ठीक है। इनिबिटर ऑफ सीड जर्मिनेशन, इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, वही डोरमेंसी के साथ साथ ही मैंने आपको बता ही दिया। एब्सिसिक एसिड इनिबिट्स जिब्रेलिन मीडिएटेड अमाइलेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन एंड दस इनिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। देखिए एब्सिसिक एसिड जो मैंने कहा ना कि डोरमेंसी बढ़ा रहा है, तो डोरमेंसी बढ़ा रहा है मतलब जर्मिनेशन को कम कर रहा है। जिब्रेलिन क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अमाइलेज प्रोटीएज को बढ़ाता है, जिससे कि सीड में पड़ा हुआ रिजर्व फूड मोबिलाइज होता है और सीड जर्मिनेट होता है। अब एब्सिसिक एसिड उस जिब्रेलिन के इफेक्ट को कम करता है और वो इन हार्मोन्स को एक्टिव नहीं होने देता, जिससे कि सीड का जर्मिनेशन नहीं हो और एक डोरमेंसी बनी रहे, उनकी स्प्राउटिंग नहीं हो। तभी तो हम इनको स्टोर कर पाएंगे। देखिए सीड में डोरमेंसी होने का फायदा भी है कि आप उस सीड को स्टोर कर सकते हो और नेक्स्ट सीजन में फिर जब फेवरेबल कंडीशन आए तब जर्मिनेट करो, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन के अपोजिट एंटागोनिस्टिक काम ही कर रहा है एक तरह से। और अगर देखें तो एक और चीज आती है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा वो जगह है जहां से आपका वाटर लॉस, प्लांट में वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वैसे ट्रांसपीरेशन इज एन एविल कहा जाता है। प्लांट खुद भी बेचारा दुखी है कि बहुत सारा वाटर वो एब्जॉर्ब करता है और बहुत सारा रिलीज हो जाता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं। तो अब स्टोमेटा खोलना भी जरूरी हो जाते हैं, कई तरह की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कई मान लीजिए वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है, बड़ी अनफेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह वाटर लॉक्ड कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है कि वहां स्टोमेटा बंद करने पड़ेंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एब्सिसिक एसिड का स्टोमेटा में वहां इंक्रीजमेंट होता है और वो स्टोमेटा के क्लोजर को कंप्लीट करता है। मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जहां बहुत ज्यादा वाटर की कमी है या स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो वहां स्टोमेटा बंद करवा देता है। इसीलिए तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यह हमेशा अनफेवरेबल स्ट्रेस कंडीशन के दौरान बनता है और प्लांट को उन कंडीशन से निकालने में हेल्प करता है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसलिए इसको। तो इट्स क्वाइट यूजफुल एक्चुअली। सो concentration of ABA increases in leaves of plant during desiccation and other stressful condition। मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई हो, वाटर कम हो, ऐसी डेसिकेशन जैसी कंडीशंस हो और कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तो ABA का इंक्रीजमेंट, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आने लगती है ABA बढ़ता जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। एज ए रिजल्ट स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो स्टोमेटा को बंद कर देता है ये ABA और वाटर लॉस को कम कर देता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन को कम करता है। और इसीलिए इसको हम ABA को एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। जो ट्रांसपिरेशन को रोके वो एंटी ट्रांसपेरेंट, और ये काम ABA करता है, ठीक है। ये एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहलाता है, ठीक है। दस द सिंथेसिस ऑफ ABA स्टिमुलेटेड बाय, ये कब स्टिमुलेट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी, ड्राउट, सूखा पड़ गया हो, पानी कम हो, वाटर लॉगिंग या बिल्कुल वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन हो, और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसे में ABA प्लांट में इंक्रीज होता है और वो स्टोमेटा भी क्लोज करवा देता है। एंड दैट्स व्हाई ABA इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। नाम याद रखिएगा, पूछा भी जाता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक और स्पेसिफिक चीज है इसकी कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में डेवलप होता है और प्लांट को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी कई सारे फंक्शन इसके जिब्रेलिन के अपोजिट हैं, सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी वाले, और इसलिए इसको एंटी-GA भी कहते हैं। In most of the situation, ABA act as antagonistic to GA. GA means gibberellin, ठीक है, and that's why it is also known as anti-gibberellin। ये anti-gibberellin की तरह भी काम करता है। वैसे भी जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तो प्रोमोटिंग है और ये इनिबिटर है, तो अपोजिट तो रहेगा ही, लेकिन इसका भी होना जरूरी है अनफेवरेबल कंडीशंस में निकालने के लिए, स्ट्रेसफुल कंडीशंस को पास ऑन करने के लिए रहता है, ठीक है। तो अगर हम और बात करें तो जैसे देखिए ये इनिबिट करता है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन को, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं, ये इनिबिट करता है। ABA इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, जो भी मैं आपको बता ही रहा था। तो ये प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन में टॉलरेंट बनाता है। ABA हेल्प्स सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ABA जो है सीड को अनफेवरेबल कंडीशन के पास ऑन करने के लिए कैपेबल बनाता है। तो ये अच्छी चीजें भी है, ऐसी बात नहीं है। इनिबिटरी होना भी
ठीक है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रोथ होनी चाहिए। जब कंडीशन ठीक नहीं हो तो ग्रोथ नहीं करना ठीक रहता है, वहाँ ABA काम आता है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें, ABA के जो फंक्शंस मैंने आपको बताया कि ये एब्सिशन इंक्रीज करता है, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड, मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन। तो एब्सिशन के साथ साथ में आप सनेसेंस को भी ले सकते हैं, वही बात आ गई, मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ज्यादातर इसके नेगेटिव रोल हैं, बट ये जरूरी भी है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम आर्टिफिशियल यूज की बात करें तो हम ABA को एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन रेट कम करवाने में यूज कर सकते हैं, डोरमेंसी एनहांस करने में भी कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है, हमें अगर जानबूझकर डोरमेंट रखना है, सीड अभी जर्मिनेट नहीं हो ऐसा चाहते हैं तो ABA का यूज करें, या हम ट्रांसपिरेशन रेट कम करना चाहते हैं तो भी हम ABA का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियली हम खुद भी यूज कर सकते हैं, बाकी प्लांट में इसके अपने फंक्शन है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको अलग अलग तरह के PGR बताए। टोटल हमने 5 तरह के प्लांट हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है, उसके बाद इथाइलिन जो दोनों में आ सकता है, और एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, 5 डिफरेंट टाइप। आपको करना क्या है, सारे पांचों का NCERT ने जिस तरह से दिया, पहले इन सब का डिस्कवरी एक साथ दे दी कि कौन कैसे डिस्कवर हुआ है। हमने हर हार्मोन के साथ साथ ही दिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनकी डिस्कवरी का आइडिया होना चाहिए, किसने क्या क्या करा, फिर इनका प्रिकर्सर्स पता होना चाहिए कि कौन किससे बनता है, फिर इनका बायोसिंथेसिस प्लेस पता होना चाहिए कि प्लांट में ये कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ बनता है, और इसके साथ साथ इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई सेल टू सेल जा रहा है, कोई डिफ्यूजन से, कोई जाइलम, कोई फ्लोएम से, अलग अलग। तो ये थोड़ा कंपैरिजन भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद इनके फिजियोलॉजिकल रोल में कुछ हार्मोन हैं जो एक जैसा काम कर रहे हैं और मिलके काम करते हैं, तो कुछ हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके फिजियोलॉजिकल रोल ध्यान रखने। जब आपको फिजियोलॉजिकल रोल ध्यान होंगे तो इनकी एप्लीकेशन तो वैसे याद हो जाएंगे कि जो इनका फिजियोलॉजिकल रोल है नेचुरली, उसी को हम आर्टिफिशियली यूज कर लेते हैं ताकि हमारे भी काम निकल जाए। तो कई बार इनको आर्टिफिशियली भी यूज किया जा सकता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल रोल एंड फंक्शन एक साथ ही दिए जा सकते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपको पांचों हार्मोन को ढंग से एक बार अलग अलग समझना है, फिर उनका कंपैरेटिव आप एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये काम आप खुद करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो चैप्टर में हमने शुरू में ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा, ग्रोथ के फेजेस, ग्रोथ रेट, और ये जनरल जो ग्रोथ के एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात करी, डिफरेंशिएशन वगैरह, डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ को प्रमोट और ग्रोथ को इनहिबिट करने के जो फैक्टर्स हैं, मैंने आपको फैक्टर्स भी बताया था, उन्हीं में से एक फैक्टर था PGR। अच्छा, PGR में एक चीज ध्यान रखना, कुछ हार्मोन मिलकर एक जैसा इफेक्ट शो करते हैं। जब कोई दो चीज एक जैसा इफेक्ट शो कर रही मिलकर तो उसको सिनर्जेटिक इफेक्ट कहेंगे, और कुछ हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अलग से और ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको क्या ज्यादा कंपैरेटिवली पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इन प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस which is regulated by one or other hormone, the phytohormone act as individually। अब जो प्लांट के हार्मोन हैं या तो वो इंडिविजुअली काम करेंगे, सिनर्जेटिकली काम कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं, और एंटागोनिस्टली मतलब एक दूसरे के अपोजिट वे में भी काम कर सकते हैं। तीन चीजें हैं। देखिए, हार्मोन का हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फंक्शन जो किसी दूसरे हार्मोन से लेना देना नहीं, या फिर हार्मोन के कुछ ऐसे काम होंगे जो दो हार्मोन मिलकर करते हुए दिखेंगे, दोनों हार्मोन एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो दो हार्मोन अपोजिट वे में कर रहे हैं, एक बढ़ा रहा है तो दूसरा कम कर रहा है। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट पता होने चाहिए, वो थोड़ा सा हम देखेंगे भी। सॉरी, सिनर्जेटिक एक्शन मींस टू और मोर हार्मोन हैव कंबाइंड इफेक्ट। मैंने कहा ना कि सिनर्जेटिक इफेक्ट में क्या दोनों हार्मोन कंबाइंड इफेक्ट शो करते हैं, और एंटागोनिस्टिक मींस हार्मोन वर्क इन अपोजिट मैनर। ठीक है, ये उल्टा अपोजिट मैनर में काम करता है। और हमने अभी पांचों हार्मोन पढ़े, कुछ फंक्शंस को अगर हम निकालें तो देखिए सिनर्जेटिक इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सिनर्जेटिक एक्शन कौन कौन से, एक तो सेल डिवीजन में हमने को देखने को मिला कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, और ये दोनों ही एक साथ इफेक्ट शो करते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट। तो सेल डिवीजन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन मिलकर काम कर रहे हैं। उसका इसके अलावा था एब्सिशन, जो अभी बताया था, इथाइलिन और ABA दोनों मिलकर के एब्सिशन सनेसेंस का काम कर रहे हैं। तो सनेसेंस एंड एब्सिशंस जो हैं उनमें ये दोनों हार्मोन एक साथ काम करते हैं, सिनर्जेटिक हैं, और सेल डिवीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एक साथ हैं। तो ऐसे कुछ अपोजिट एक्शन वाले भी हैं। अपोजिट एक्शन वाले एंटागोनिस्टिक कौन से हैं देखिए, तो एंटागोनिस्टिक कौन से हैं, तो डोरमेंसी।
डोरमेंसी में देखिए ABA इंड्यूसेस डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, ABA तो इंक्रीज करता है डोरमेंसी, ठीक है, वेयर एज जिब्रेलिन इनहिबिट करता है, जिब्रेलिन डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, वो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन और ABA और जिब्रेलिन डोरमेंसी के मामले में अपोजिट है। तो जिब्रेलिन जहां डोरमेंसी कम करके जर्मिनेशन इंड्यूस कर रहा है, तो ABA जो होता है वो उल्टा काम कर रहा है, वो डोरमेंसी को स्टिमुलेट करता है। तीसरी एक और चीज है एपिकल डोमिनेंस, ये भी बताया था कि देखिए ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस और ऑक्सिन का उल्टा काम करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को काउंटरएक्ट करता है, वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देखिए सेल डिवीजन के मामले में तो सिनर्जेटिकली साथ में काम कर रहे हैं, और एपिकल डोमिनेंस के मामले में एंटागोनिस्टिक हो गए कि एक तो प्रमोट कर रहा है, दूसरा उसको काउंटरएक्ट कर रहा है। तो ये बड़ी यूनिक चीजें हैं और ये पूछी भी जाती है, इनको याद रखिएगा। ऐसे देखिए सेनेसेंस, सेनेसेंस इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सिन, ऑक्सिन है, इवन जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन वगैरह ये सेनेसेंस को कम करते हैं, एजिंग कम करते हैं, वेयर इज इट इज स्टिमुलेटेड बाय ABA। तो यहाँ ABA और ऑक्सिन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हार्मोन में आपको ये ध्यान रखना, जब आप सारे हार्मोन कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि कुछ हार्मोन जो हैं अपोजिट वे में काम कर रहे हैं, तो कुछ साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो और दो चार एग्जांपल ध्यान रखने, सेल डिवीजन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों सिनर्जेटिक साथ में काम करेंगे। तो एब्सिशन सेनेसेंस में भी देखेंगे तो इथाइलिन और ABA साथ में काम कर रहे हैं। अपोजिट की बात करें तो अपोजिट के अंदर सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन की बात आती है, तो ABA और जिब्रेलिन एक दूसरे के अपोजिट है इस एक्टिविटी में। एपिकल डोमिनेंस की एक्टिविटी में ऑक्सिन साइटोकाइनिन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो फिर सेनेसेंस के मामले में भी अगर देखें तो ऑक्सिन और ABA एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस तरह के कंपैरेटिव क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे इस चैप्टर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सेगमेंट था, हार्मोन्स, प्लांट के वेरियस हार्मोन और उनके डिस्कवरीज, उनके नेचर और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उनके यूजेस, कौन साथ काम कर रहे हैं, कौन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये बेसिकली सारी बातें हैं, ठीक है। हार्मोन का जो हमने पार्ट पढ़ा, दरअसल ये हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर्स थे उसमें ये एक फैक्टर था। आपको ध्यान हो तो मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर रेगुलेटेड बाय इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर ये मिलकर के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने कहा था दो चीजें हैं कि या तो जीन से जेनेटिकल इफेक्ट है और या फिर PGR है, ठीक है। और एक्सटेंसिव फैक्टर में एनवायरनमेंट के दूसरे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ PGR इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, ये एक तरह का इंट्रिंसिक कंट्रोल है अलोंग विद जीनोमिक कंट्रोल। जीनोमिक कंट्रोल भी इंट्रिंसिक है, उसके साथ साथ PGR, ये दोनों इंटरनल फैक्टर थे, ठीक है। एंड एक्सटेंसिव फैक्टर बिल्कुल अलग है, ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेनी ऑफ द एक्सटेंसिव, अब ये तो बात हो गई इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में अपन जीनोमेटिक पार्ट पर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो जेनेटिकल पार्ट अलग ही रहता है, और हमने इंट्रिंसिक का PGR यहाँ डिटेल में पढ़ा। अब हम एक्सटेंसिव फैक्टर की बात करें तो एक्सटेंसिव फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटेंसिव फैक्टर में टेम्परेचर और लाइट, इन दो का सबसे बड़ा रोल है। बाकी तो एक्सटर्नल फैक्टर और भी कई सारे हैं, वाटर वगैरह दूसरी कई चीजें हैं। टेम्परेचर, लाइट कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया PGR। अच्छा, एक्सटेंसिव फैक्टर भी जो टेम्परेचर लाइट का इफेक्ट है ये भी PGR को अफेक्ट कर रहे हैं, PGR के बनाने को लेकर, फिर PGR आगे काम कर रहा है। तो सब सारे फैक्टर इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड मेनी ऑफ द इवेंट्स दे रेगुलेट प्लांट्स, प्लांट के कई सारे इवेंट्स, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट के फ्लावरिंग, प्लांट के मूवमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक्टिविटीज हैं, इनमें ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर मिलके काम कर रहे हैं। इंट्रिंसिक में अपन ने PGR पढ़ लिया। एक्सट्रिंसिक के अंदर हमें यहाँ पर NCERT में टेम्परेचर और लाइट के इफेक्ट को फ्लावरिंग पर समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से फ्लावरिंग पर टेम्परेचर का इफेक्ट और फ्लावरिंग पर लाइट का इफेक्ट होता है। एक एक्सटेंसिक फैक्टर को इस एक पर्टिकुलर इवेंट पे समझा। इवेंट तो कई सारे हैं, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन वगैरह वगैरह। मॉड्यूल में सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट एक्स्ट्रा टॉपिक के फॉर्म में दे देते हैं। NCERT ने नहीं दिए हैं, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन नहीं दिया है, प्लांट मूवमेंट ये पहले कभी सिलेबस में हुआ करते थे। अभी NCERT में हमें सिर्फ फ्लावरिंग के पार्ट को समझाया है कि फ्लावरिंग पर टेम्परेचर और फ्लावरिंग पर लाइट का इफेक्ट, ठीक है। तो फ्लावरिंग के अब इस चैप्टर के अगले सेगमेंट में हमारे पास दो चीजें बचती हैं कि एक तो इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग,
इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। एंड इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग, टेम्परेचर पर फ्लावरिंग का इफेक्ट, इसको कहा जाता है वर्नलाइजेशन, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में डिस्कस करके दे रखी है, तो हम जरा इसको भी पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करें। जैसे पीजीआर एक इंट्रिंसिक फैक्टर था, तो अब ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, टेम्परेचर एंड लाइट, एंड हाउ दीज टू फैक्टर अफेक्ट द प्रोसेस कॉल्ड फ्लावरिंग, हाउ द टेम्परेचर रेगुलेट एंड अफेक्ट द फ्लावरिंग, एंड हाउ लाइट अफेक्ट और रेगुलेट फ्लावरिंग। लाइट के इफेक्ट को हम फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है, फोटोपीरियोडिज्म में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के इफेक्ट को हम वर्नलाइजेशन में। तो ये दो छोटे छोटे चीजें हैं जो हम चैप्टर के अगले सेगमेंट में लेंगे और ये चैप्टर का आखिरी भाग भी रहेगा। ओके, तब तक हार्मोन्स को अच्छी तरह से कंपैरेटिवली एक बार पढ़ें, समझें, उसको याद करें। थैंक यू।